विधानसभा चुनाव को लेकर सरेराह न्यूज चैनल की खास पेशकश। हमारे हर सवाल का देना होगा जवाब। इस बार जनता किसे चुनेगी अपना नेता? विधानसभा चुनाव में कौन होगा जीत का असली हकदार? देखते रहें सरेराह न्यूज चैनल पर एनकाउंटर मनोज दाधीच के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सरेराह न्यूज की खास पेशकश एनकाउंटर में। आज हमारे साथ हैं अजमेर की राजनीति के तेज तर्रार चेहरे ओजस्वी वाणी के धनी। जी हां, हम बात कर रहे हैं अजमेर विधायक वासुदेव देवनानी की। देवनानी जी, हमारे कार्यक्रम एनकाउंटर में आपका स्वागत है। विद्यार्थी परिषद से राजनीति की शुरुआत की थी और आप 4 बार विधायक रहते हुए वसुंधरा सरकार में 2 बार शिक्षा मंत्री के पद पर भी रहे। एक बार फिर अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से आप भाजपा के प्रबल दावेदार हैं। आपके 20 साल के कार्यकाल में ऐसे कौन कौन से कार्य हुए जिनको अजमेर की जनता पीढ़ियों तक याद करेगी और उन्हीं के आधार पर अब एक बार फिर आप जनता के बीच जाकर वोट मांगेंगे? देखो, वैसे तो 20 साल के कार्यक्रम में अनेकों काम हुए हैं। जैसे चूँकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ था, सबसे पहले मुझे लगा कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ किया जाए, तो पूरे भारत के उत्तरी भारत के अंदर एक पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज आज अजमेर में खुला, जो शायद कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि इस प्रकार का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ खुलेगा, जिसके कारण से तकनीकी शिक्षा को एक नया आधार मिला। उसके बाद मैं आगे बढ़ूं तो आज माकड़वाली के अंदर जो एक अंग्रेजी माध्यम का स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है, लगभग 7 करोड़ से के लागत से बना, वह एक ऐतिहासिक काम हुआ। जब गरीब बच्चों को भी अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा उनको मिल रही है, पूरी उनकी व्यवस्थाएं। वो आज की सरकारी जो आज की कांग्रेस जो अंग्रेजी स्कूल खोल रही है, वो तो केवल बोर्ड पे हिंदी मीडियम की जगह इंग्लिश मीडियम लगा रही, हिंदी मीडियम बंद करी। वह एक बिल्कुल नए कंसेप्ट से उसको हमने शुरू किया, जिसमें आज आसपास के गाँव के बच्चे होनहार बच्चे बन रहे हैं। वह मैं समझता हूँ कि मेरी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। फिर अजमेर के अंदर आज बहुत अन्नासागर झील, जो एक तरह से कचरा पात्र जैसी बनी हुई थी, वहाँ पे स्मार्ट सिटी के अंतर्गत उसको आज चारों ओर एक पाथवे बना। मैं समझ आज किसी का भी कोई गेस्ट आता है तो उसको वहाँ ले जा सकता है, और शाम को बहुत घूमते हैं तो एक आनंद की अनुभूति होती है। 8.5 किलोमीटर लंबाई वाला आज यह पाथवे, हालांकि मोदी जी ने और ये सौगात दी है कि मोदी जी जब अमेरिका में थे, 2 ही शहरों को उन्होंने स्मार्ट सिटी घोषित करके आगे बढ़े, जिससे पहला वाराणसी और दूसरा अजमेर। तब हमारी सरकार थी, लेकिन दुर्योग से यह एग्जीक्यूशन इसका कांग्रेस सरकार में हुआ, जिसके कारण से कई इन्होंने कमियां उसमें रख दी। अन्नासागर झील का कैचमेंट एरिया कम किया, उसके साथ जिसके कारण से आज भी लोग परेशान हैं। लेकिन पाथवे बना जिसके आज भी लोग उसकी सराहना करते हैं। और दूसरा सबसे जो उपलब्धि में गिना जा सकता है, वो था एलिवेटेड रोड। हर बड़े शहर में एलिवेटेड रोड है। अजमेर कई वर्षों से मैं प्रयत्न करता रहा, लेकिन योग नहीं बैठा। लेकिन 252 करोड़ की लागत से आज एलिवेटेड रोड बन के तैयार हुआ। छोटी मोटी खामियां होंगी उस सही समय, लेकिन आज ट्रैफिक में जहाँ पे रेलवे स्टेशन के सामने से निकलने में लोगों को 15 मिनट लगता था, और आज वो 3 मिनट में एक पुरानी RPSC से सीधा आगे वो पहुंच जाता है। मैं सोचता ये बहुत बड़ा जनता के लिए उपलब्धि है। आपने कहा कि अन्नासागर के चारों तरफ पाथवे बनवाया, ये 7 वंडर बने, तो ये तो कोर्ट में विचारा दी है अभी भी, मान लो कभी भी पाथवे नहीं है, 7 वंडर्स है। 7 वंडर और NGT ने जो किया है, वह उन्होंने कानून के सरकार ने पर्टिकुलर, क्योंकि मेरा आज तक मान्यता है कि जब डबल इंजन की सरकार एक ही पार्टी की होती है तो चीज़ें एग्जीक्यूट सही होती हैं। क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार मोदी जी भेजते रहे और इन्होंने उसमें हमें कई प्रकार के चेंजेस किए। 7 वंडर ओरिजिनल योजना में था भी नहीं, तो इस प्रकार से झील में मिट्टी बिछा करके इन्होंने कुछ जो काम किए हैं। नहीं, बारिश में अपन ने पूरा शहर ने देखे ना हालात क्या हुए, पूरा पानी बाहर था। सबका आरोप था इसकी। आप विधायक होने के नाते आपने भी साइन करे होंगे ना उस चीज़ पे। आपके जो भी काम होते हैं विधायक होने के नाते आपके भी तो साइन होते ही। ऐसा नहीं है। इन लोगों ने क्या किया कि जैसे कांग्रेस सरकार आई, वैसे ही हम दोनों जनप्रतिनिधियों को और सांसद को इस पूरी टीम से बाहर कर दिया।
ये पूरा अफसरों ने अपनी मनमानी की। समय समय पर हमने इनको चेताया, पत्र भी लिखा, विधानसभा में उठाया। जब इन्होंने विरोध किया तो आपने प्रदर्शन किए क्या उसको लेकर? क्या ना, कलेक्ट्री में ज्ञापन दिया, ज्ञापन दिया, विधानसभा में आवाज उठाई, विधानसभा में आवाज उठाई है, ज्ञापन भी दिया है कलेक्टर को, चिट्ठियाँ भी लिखी हैं, उसकी कॉपी जब चाहेंगे तब आपको उपलब्ध करा देंगे। हमने इस मुद्दे पर ये आप, और एक जगह तो जिग वो बना रहे थे, वहाँ पे मैं फील्ड में वहाँ गया उत्तर में, वहाँ पे इंजीनियर्स को बुलाया, वहाँ उसको झाड़ा है कि तुम कर क्या रहे हो, इस प्रकार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन यह गूंगी बहरी सरकार, जो इनके अफसर पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे, इन्होंने पूरी बात को सुना अनसुन कर दिया। हर 2-3 कलेक्टर आए बीच बीच में, सबको हमने कहा। लेकिन यह अजमेर के लिए, और साथ में सुभाष उद्यान की भी चर्चा करूँ। सुभाष उद्यान क्या पड़ा रहता था, चूहे वगैरह खोदते थे। आज सुभाष उद्यान एक बहुत अच्छा उद्यान बना हुआ है, जहाँ सवेरे शाम लोग घूमने जाते हैं, दिन में भी हमारे लोग और जैरिन दोनों जाते हैं। वैसा इस प्रकार का विकास तो एक हो रहा, लेकिन साथ में अजमेर की चिकित्सा सुविधाएं अजमेर उत्तर की इम्प्रूव हों, उसके लिए विशेष प्रयत्न किया। जैसे आज पंचशील के अंदर सामुदायिक चिकित्सा केंद्र 5 करोड़ की योजना से आज वहाँ पे चल रहा है। उसके साथ डिस्पेंसरियाँ नहीं थी। आज वैशाली में लोग, कोई न तो डिस्पेंसरी थी, आज वैशाली में लगभग 80 लाख की लागत से वह डिस्पेंसरी तैयार हो गई। रामनगर की डिस्पेंसरी जो एक कमरे में चलती थी कालीबाई मंदिर के सामने, वो आज को वहाँ पे कोटरा के अंदर वहाँ पे एक बड़ी अच्छी डिस्पेंसरी हो गई। अब पुलिस लाइन, जिसमें आज भी मैं 20 लाख का उद्घाटन लोकार्पण करके आ रहा हूँ, 2 हॉल नए के, वह डिस्पेंसरी आज बनी। तो मैं समझता सारे उपकरण इनके अंदर लाए। और तो और कोरोना के दौरान जो ऑक्सीजन प्लांट की ज़रूरत थी, 54 लाख की लागत से ऑक्सीजन प्लांट बनवाया। फिर आदमी को ये अपने एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है, तो एक क्रिटिकल एम्बुलेंस और एक साधारण एम्बुलेंस 17 लाख की और 24 लाख की, वो मैंने इनको दी है। सारे हॉस्पिटल्स में उपकरण इनको उपलब्ध कराएं। तो इस चिकित्सा क्षेत्र में, और जेएलएन की जो प्रगति हुई वह तो उससे अलग है। आखिर वहाँ पे जो पहले इमरजेंसी थी, एक छोटा सा एरिया था, 3.25 करोड़ लागत से एक बड़ा अच्छा आज ICU भी और बना हुआ है, इमरजेंसी वार्ड। तो इस प्रकार का विस्तार लगातार आगे चिकित्सा क्षेत्र में के अंदर किया। मैं आगे बढ़ूँ, बिजली के अंदर कई GSS बढ़ाए, जिसका आज भी लोगों को वोल्टेज का उसका लाभ मिला। पानी की चर्चा करूँगा। पानी शुरू से ही अजमेर की समस्या रही है, इस नाते कुछ पानी की टंकियां बनवाई। नहीं तो आप कह रहे हो कि शुरू से ही पानी की समस्या रही, आप 4 बार उससे पहले कि मैं तो हाँ रहूँ ना, उसके शुरू से कह रहा हूँ, उसके आगे आ रहा हूँ ना, आप पूरी बात तो सुने। वह शुरू से ही अजमेर में, जब मैं छोटा था, बच्चा था, मैं नीचे दूर से 2 कनस्तर में पानी लाया करता था। उसके बाद बीसलपुर बांध बना, बीसलपुर बांध से अजमेर को पानी मिलना शुरू हुआ, लेकिन उस पानी लगातार लोगों के घरों तक नहीं पहुंच रहा था। 142 किलोमीटर मैंने पाइपलाइन बिछवाई है, और तो और एक दिन का स्टोरेज टैंक आज माखोपुरा में, वो सावलाल जी के सामने ये समय हमने बनवाया है, और उसके साथ टंकियां और पंप नए आए। लेकिन 2018 तक, जब तक हम सरकार में थे, अजमेर की जनता को पूरे 48 घंटे में पानी पर्याप्त हम उपलब्ध किया करते हैं। लेकिन उस समय बीसलपुर खाली था, तो भी हमने 48 घंटे में कराया, और आज बीसलपुर भरा हुआ है, फिर मेरी अजमेर की जनता को 72, 84, 96 घंटे में पानी मिल रहा है। उसके लिए विधायक के नाते, नहीं, मैं विधायक के नाते हाँ, से मैं उसके आ रहा हूँ, आपसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप विधायक हो, 2 बार मंत्री रहे, आप एक MLA अगर जलदाय भवन के सामने जाके खाली मटके फोड़ता है और फिर कार्रवाई नहीं होती और फिर जनता को पानी नहीं मिलता है, तो ये तो बात आपको उसमें उत्तर देना। आज सरकार के अंदर मंत्री लोग भी अफसरों के काम के लिए धरने दे रहे हैं। अशोक चांदना ने बूंदी में धरना दिया, इनके कांग्रेस के MLA जिनकी सरकार है वो धरने दे रहे हैं। यानी ये अफसर इस राज्य में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के झगड़े के अंदर बिल्कुल निरंकुशता के साथ काम कर रहे हैं। मैं तो विपक्ष का MLA हूँ, तो मेरे पास तो विरोध के मैंने विधानसभा में गुंजवा सकता हूँ। JN से लेकर के मंत्री तक आवाज़ की गुहार की है, विधानसभा में खूब बोला हूँ। उसके साथ इन अफसरों के पास धरने, प्रदर्शन, बैठकें सब मैंने की, और उसका हाल टेम्पररी तो वहाँ 2-3 दिन रिलीफ दे देते हैं, उसके बाद वो वैसा का वैसे हो जाते हैं। तो इन अफसरों का एक ही इलाज है कि आज अजमेर की जनता को विश्वास है कि 2018 में भी मैं विधायक था, उस समय यदि मैं पानी खाली बीसलपुर होते हुए दे सकता हूँ, तो आज तो बीसलपुर भरा हुआ है। निश्चित रूप से अफसरों की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके लिए मैंने पत्र लिखा कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए आप 50 करोड़ और दीजिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए दीजिए। कलेक्टर ने सुना, अनसुना कर दिया। स्मार्ट सिटी के नाम पर इन्होंने पैसे का
जिस तरह से लूटा है, जिससे दुरुपयोग किया है, ऐसी चीज़ें बनाई जिससे पब्लिक को कोई लेना देना नहीं। नहीं, मैं तो आपसे ये कर रहा हूँ कि भाई अभी रेवाड़ियाँ निकली भगवान की एकादशी पे, किसी भी मंदिर की रेवाड़ी ने आना सागर में ले जाके भगवान को स्नान नहीं कराया। एक सबसे बड़ी आना सागर बीच में झील है, अपने यहाँ पे भगवान को स्नान कराते थे। आज ये हालात है कि वहाँ पे पास में कोई उस पानी की दुर्गंध आती है। इतना जो काम है, आप 4 बार विधायक रहे हो, तो ये काम तो ये समस्या 4 बार किसी नहीं है, ये समस्या तो अब जो है ना पूरे 2-3 साल की ज़्यादा बड़ी है। पहले प्रॉब्लम रही, लेकिन हम उसको नियंत्रित करके लोगों को मदद किया करते थे, लेकिन 4 साल के अंदर इसने विकराल स्वरूप धारण कर लिया है। और ये बिल्कुल गहलोत साहब के यहाँ, जैसे आज बीसलपुर की बात करूँ, बीसलपुर सेकंड फेज़ 2021 में ख़त्म हो गया। हमने एक स्टील की बड़ी पाइपलाइन, आप देखो पहले सीमेंट की पाइपलाइन थी, एक स्टील की पाइपलाइन सावलाल जी के समय हमने वहाँ से बनाई, जिसके कारण से लीकेज कम, लेकिन दूसरी जो थी उसकी टर्म 2021 में ख़त्म हो गई। आज पानी की समस्या क्यों है? उसके 4 कारण हैं। एक, इन्होंने पाइपलाइन वो आरसीसी की अभी भी चेंज इन्होंने नहीं की, पैसा नहीं दिया चलाने के बाद, तो उसके कारण से रोज लीकेज हो रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। दूसरा कारण वोल्टेज की ट्रिपले से मिल रहा है। तीसरा कारण लीकेज, आपको आश्चर्य, लीकेज तो विधायक बोलेगा 30% आज लीकेज है, जिसको इन्होंने स्वयं ने स्वीकार किया है। और चौथा अनइवन, अनियमितता के पानी का डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं तो 24 घंटे में दे रहे हैं, कहीं आपको 72-96 घंटे में दे रहे हो। इसके कारण से ये दोनों इंजीनियर्स जो एसकेएन और एससी जो भी यहाँ के इंजीनियर्स हैं, इनका अपने स्टाफ पर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है। एज ए विधायक जनप्रतिनिधि मैं लोगों की आवाज़ को आगे पहुँचाऊँगा, बुलंद कर सकता हूँ, विपक्ष में रहते कर सकता हूँ, लेकिन सरकार में थे। और अभी भी एक बात मैं पूरी करूँ, मैं इन्होंने जब कुछ पैसा नहीं दिया, केंद्र सरकार से 186 करोड़ रुपए हमने 2 योजना के हम लेकर के आए, उनका अभी तक डीपीआर नहीं बना रहे, पैसा इनके पास पड़ा है, पैसा वहाँ से आ गया। यानी 186 करोड़ रुपए केंद्र देने के बाद भी यदि इनकी सरकार जो नहीं रहेंगे, तो विधायक के नाते पैसे तो ला सकता हूँ। फिर आप जल जीवन मिशन की बात करो, जल जीवन मिशन में 30,000 करोड़ राजस्थान को मिले, जिस कारण से आम जन को हर घर में नल, जो मोदी जी की योजना है, अभी तक केवल 8,000 रुपये खर्च के, आज 22,000 करोड़ रुपये खातों में पड़े। यानी आखिर क्या करें इस सरकार को? यानी केवल घोषणावीर होकर के, आज भी आपने देखा नए जिले ले जाओ, नया बोर्ड ले जाओ, नए आप ये ले जाओ, यानी कोई काम तो करो धरातल का। पानी का मुद्दा हो गया। सड़कों के हाल देख रहे हो आप शहर में, आप घूमते होंगे। बिल्कुल घूमता हूँ। शहरों की हालत देखो, सड़कों की हालत देखो। ये सड़कें 20 साल सड़कें हैं, मुख्य सड़कें। हाँ, मुख्य सड़कें। आप सड़क को लेकर भी खुद धरने पर बैठ रहे हो। आज भी ये सड़कें जो 20 साल से खराब नहीं है, सड़कें तो 2 साल 3 साल चलती हैं, कोई क्या आपके 20 साल सड़क हमेशा बनती है, बरसात के बाद टूटने फिर बनवाते हैं। 3 साल आज सड़क आज वापस बननी शुरू हो गई हैं। अभी लगभग 2-3 करोड़ की सड़कों का मैंने भी शिलान्यास किया है, बड़ी बड़ी मुख्य सड़कें बननी शुरू हो गई। बरसात इस बार तेज़ हुई, बरसात कहाँ टूटी, लेकिन उसमें जो पैसा मांग रहा हूँ, पैसा तो मेरा विधायक कोष का तो सीमित होगा। इस सरकार के सड़कें, आज आपको बताऊँ यदि सही स्थिति 21-22 में जो सड़कें दी हैं वो आज तक नहीं बनी, 22-23 की सड़कें नहीं बनी, स्वीकृत हैं, वर्क ऑर्डर है, फिर भी यदि इंजीनियर नहीं बनाए तो आखिर जनता में क्या करेगा? जनप्रतिनिधि आपके आवाज़ को बुलंद कर सकता है, वो क्योंकि क्या विधायक 20 साल, ये 20 साल की सड़कों का मुद्दा नहीं है। सड़कें तो बनेंगी और हर 2-4-5 साल में टूटेंगी, फिर बनेंगी, जहाँ पे अब तो सीसी सड़क भी बना रहे हैं। ये केवल कहना है सड़कें सही हो, पानी समय पे सही आ जावे, बिजली का जो सही मेंटेनेंस हो के सही बिजली आ जावे, उनके बिल जो अभी सरकार ने घोषणा करी है वो बिल आ जावे। अब जैसे टाटा पावर नहीं कर रहा, टाटा पावर नहीं, मैं आपको बिजली के बिल की बात आपने की, बिजली के बिल राज्य सरकार रेट तय करती है, टाटा पावर तय नहीं करती। बिजली का वह तो जो रेट तय करते हैं, बिल बनाती है। इन्होंने कहा था 100 यूनिट फ्री, 200 यूनिट फ्री, आज बिजली के बिल दुगने तिगुने आ गए, सारे फ्यूल चार्ज हटा दिए। अभी भी बिजली के बिल जो है ना, इन्होंने चार्ज 2018 के अंदर बिजली का प्रति यूनिट रेट 5 रुपये 80 पैसे प्रति यूनिट थी, और आज 11 रुपये 90 पैसे है। दुगना बिल तो वैसे हो गया, क्योंकि लोगों को भ्रमित और बेवकूफ़ बनाते रहे और हम लोग लड़ते रहे। यानी बिजली का बिल तो कोई यहाँ स्थानीय नहीं बनाएगा ना, बिजली का बिल तो सारा केंद्र राज्य सरकार तय करेगी, राज्य सरकार तय किया। वेट आज क्या है? यानी महंगाई की है और ये सारे जो लोगों को राहत चाहिए, वेट किसके हाथ में है? आज हाईएस्ट पूरे देश भर में यदि पेट्रोल और डीजल पे वेट है तो राजस्थान के अंदर है। बिजली के रेट पूरे राजस्थान के अंदर देश भर से आगे हैं, तो इसलिए राज्य सरकार इसकी दोषी हुई ना, विधायक कहाँ से हुआ? विधायक तो आपकी जन समस्याओं पे घूम फिर करके, एक जनप्रतिनिधि से 2-3 अपेक्षाएं होती हैं। एक,
वो सरल, सहज और सुलभ जनता को उपलब्ध रहे। मैं समझता आज कोई नहीं कह सकता कि देवेंद्र साहब मिलते नहीं हैं या कहीं आते जाते नहीं हैं। हर एक के दुख सुख में मिलता हूँ। तीसरा रहता है कि उसके ऊपर कोई अंगुली नहीं उठा सके। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे 20 साल के अंदर मेरे ऊपर कोई आरोप या अंगुली विरोधी भी नहीं उठा सके। इन दो के अलावा प्रयासों में ये कह रहा हूँ, स्मार्ट सिटी मुझे समय 186 करोड़ अभी पानी के लिए लाए, बिजली पाए बाकियों के लिए जहाँ जहाँ भी आवश्यकता पड़ी लाए हैं। लेकिन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी तो स्टेट गवर्नमेंट रहती है। ये स्टेट गवर्नमेंट ने पिछले 4.5 साल के अंदर हम लोगों के हमारी पुरानी सारी उपलब्धियों को एक तरह से पानी फेर दिया। ये केवल कांग्रेस का या इनके सरकार का षड्यंत्र है। नहीं तो आज विधायक कोष के भी जो पैसे की बात करूँ मैं, यदि विधायक कोष के में 70 काम अटके हुए हैं। यानी आज को 6 महीने 7 साल भर पहले आपको मैं अभिशंसा करूँ, रोज़ मैं सीईओ के जिला परिषद चक्कर काटूँ, पूछो कितनी बार जिला परिषद गया हूँ, बैठ करके वर्क ऑर्डर कराना पड़ा। ये एमएलए का काम थोड़ी है। आज एडीए के कमिश्नर के पास, कमिश्नर हर 2-3 महीने बदल रहा, हर कमिश्नर के पास जा रहा हूँ, तब जा करके ये सड़कें जितनी कर पाए हूँ। आज मेरे को 20 करोड़ के आसपास मिले, 20 करोड़ के 20 करोड़ अभिशंसित करके आज सड़कें कुछ बनी है, कुछ बन रही हैं। और फिर दूसरे सड़कों का जो आपने कहा, सड़कों के बदहाल इस सीवरेज सिस्टम ने किया है। सीवरेज तो खोद दी, सड़कें नहीं बनी। और मेरे सामने इनकी एक्सीएन को कलेक्टर ने कहा मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा, तो भी वो मिस्टर एक्सीएन को कोई असर ही नहीं होता। ये हालत। बाकी सड़कें आप बताओ, फाइसा का रोड पहले क्या था और आज क्या है। बाकी मेन सड़कें चाहे पुष्कर रोड देख लो, आज आप सड़कों में घूमो, तुलनात्मक जो मेन सड़कें हैं वह तो बनी गलियों में, सीवरेज कभी भी नहीं बनी। फिर मैं विधायकों से कहीं 5 लाख से, कहीं 10 लाख से, कहीं 8 लाख से लगातार सड़कें बनवा रहा हूँ। इसलिए सड़कों का मुद्दा और पानी के मुद्दे में भी जो आपने कहा, आज भी आधा क्षेत्र पर्टिकुलर कुछ क्षेत्र में तो नहीं है, और कुछ क्षेत्र में इन्होंने आर्टिफिशियल ज़बरदस्ती बना के, सब टेल एंड तुम नहीं दोगे क्या। उसके लिए 186 करोड़ में सारे प्रोविजंस मैंने कराए। लगभग इन सालों में मैंने 100, 125, 150 तक हैंडपम्प कुछ विधायकों से, कुछ सरकार के साथ स्वीकृत करवा के मैंने हैंडपम्प खुदवाए। गांव की सड़कें देख लो ना, मेरे को अच्छी तरह ध्यान है। ये फाइसागर रोड पर जिसमें कॉलोनियाँ बनी हैं, और उसके अलावा जो गांव है, गांव में मिट्टियों में आदमी खेलता, वार्ड 79 और 80 में चले जाओ, वहाँ पे कच्ची सड़कें थी। आप देखो कितनी पक्की सड़कें बनी हैं। वार्ड के पार्षद का हिसाब किताब मेरे पास पूरे 20 करोड़ का है। तो आप बात कर रहे हो कि पानी की व्यवस्था, आप अपनी पूरी लड़ाई लड़ रहे हो जनता के लिए, काम भी करवाए, सड़कों के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, आप काम भी करवाए, तो फिर ये परिवर्तन की मांग क्यों उठ रही है? परिवर्तन की मांग कौन कर रहा है? परिवर्तन की मांग आकांक्षी लोग कर रहे हैं। नहीं, आज सर्व समाज ने भी करी है, आपके सन्यासी जी ने भी करी है, हेमू कालानी जी के वंशज जो है सन्यासी मैडम, उन्होंने भी करी है, और सर्व समाज सहित एक प्रतिनिधि मंडल तो प्रदेश जयपुर तक जाके आया है। आप इनकी गहराई में जाइए। मैं किसी चूंकि साधु सन्यासी, मैं कोई उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। उनसे पूछो कि राजनीति में उन्होंने कभी जन के काम क्या किए, ये ज़रा उत्तर देंगे। और पार्टियों से आप टिकट मांगने का लोकतंत्र में सबको अधिकार है, वो मांगे, उसमें कोई, लेकिन उनके परिवर्तन का मतलब कोई सारे साधु सन्यासी परिवर्तन की मांग कर, ऐसा तो नहीं है। इसी तरह आज जिस प्रकार के सर्व समाज की बात है, मैं किसी सब समाजों को मांगने का अधिकार है, लेकिन जो मांग रहे हैं उनको मांगने का तो अधिकार है, उसको कैसे रोका सकते। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि देवनारायण जी ने गड़बड़ की है, देवनारायण जी ने हमको परेशान किया, ये तो नहीं कहा। देवनारायण ये नहीं कहा कि उपलब्ध नहीं होते, देवनारायण ने कहा हमारे सुख में काम नहीं आती, ये तो नहीं कहा। उनको है कि हमें मिले, ये उनका पूरा अधिकार है। वो कह रहे हैं ये पार्टी को तय करना है कि किसको टिकट मिलना चाहिए। आखिर यदि ये 4 बार की जो बात करते हैं, उसमें आज शायद इनको ये नहीं पता कि कालीचरण सराफ 7 बार से है, राजेंद्र राठौड़ 8 बार से है, गुलाब जी कटारिया 9 बार से हुए। इस प्रकार जितने भी प्रमुख वरिष्ठ लोग हैं, सबने अपने क्षेत्रों में काम किया। आज अशोक गहलोत के जोधपुर में जाकर के क्या हालत है सड़कों की, वह अपनी एक कोने से दूसरे कोने में हेलीकॉप्टर पे गए पिछली बार सड़कें कराती तो। यानी आज पूरा राजस्थान, अजमेर के साथ, मैं अजमेर का प्रतिनिधि हूँ इसलिए अजमेर के बारे में हक है जनता का कहना, लेकिन पूरे राजस्थान के हाल क्या हाल है, कहीं जाके देखें वहाँ पानी के क्या हाल है। यानी स्थिति सारी नहीं, परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि आज ब्राह्मण समाज भी था उसमें, सिंधी समाज भी था, सर्व समाज के लोग थे, उन्होंने कहा कि साहब परिवर्तन, तो वही ये कह रहे सरकार में परिवर्तन आए,
वो सरकार में चाहते हैं, कांग्रेस सरकार से हट रहे हैं, वो बीजेपी की सरकार है, इसीलिए वो कह रहे हैं परिवर्तन। देवनानी जी 5वीं बार चाहते हैं। ये मेरे लिए संगठन तय करेगा। मैं संगठन में लगभग पिछले 20 वर्षों से बीजेपी में काम कर रहा हूँ। उसके पहले 30 वर्ष मैंने विद्यार्थी परिषद के नाते पूरे राजस्थान का घूमा हूँ, और राजस्थान के अंदर घूमते हुए मैंने हर तहसील में घूमा हूँ, विद्यार्थियों में काम किया है, कॉलेज में भी काम किया। मेरे कॉलेज को देश भर में 2nd रैंक मिली जब मैं कॉलेज का प्रिंसिपल था, और उसके बाद जब शिक्षा मंत्री था राजस्थान को 26वें नंबर से दूसरे नंबर पर लाया। तो काम मैंने किए हैं, और आज भी मुझे नहीं लगता पर्टिकुलर ये हमेशा जब टिकटों का होता है, आज कहाँ नहीं हो रहा है, पूरे राजस्थान में हर जगह ये कहा जा रहा है कि हमें टिकट दो, चेंज करो। आखिर वो चेंज कहेंगे तभी तो उनके मिलने की कहीं गुंजाइश बनेगी। यदि यही नहीं करें, यही ठीक है, तो फिर उनका नंबर तो कहीं सोचना भी नहीं आएगा। दावेदारी तो 20-20 लोगों ने आपके खिलाफ जताई है, तो सभी समाज के लोग हैं उसमें। ऐसा कौन सा शहर है विधानसभा जिसमें कोई 20, 25, 30 लोग नहीं मान रहे? कितने सीरियस दावेदार हैं, कितने उनमें से जनता, उनसे पूछो कि इनमें से किसी ने पार्षद का चुनाव लड़े, कितने वोट आए, और आपने जनता के लिए कितने जनता में घूमे। इसका आंकलन हमारे केंद्रीय नेता सर्वे भी करा रहे हैं, और अपने पूछे से जो होगा उसको देंगे। लेकिन मांग करना नहीं, आप धरातल पर जो मांग रहे हो आप अपना अपना पक्ष रखो, उसमें किसी को मना नहीं है, मांगने का अधिकार सबको है। लेकिन परिवर्तन की मांग कर रहे हैं, परिवर्तन की यदि कोई आकांक्षी या जिस भी समाज का प्रतिनिधि चाहेगा कि मुझे टिकट मिले, वो ये तो कहेगा कि इनको हटाओ तो मुझे मिले, बाकी उसके अलावा तो उनको कैसे मिलेगा? नहीं तो भाजपा के ही कई पदाधिकारी हैं, भाजपा के अंदरूनी तौर पर एक कहीं नहीं है। कल आपने एक प्रश्न कहा कि जयपुर कुछ लोग गए, हालांकि मैं कोई इस मामले में टिप्पणी ज़्यादा नहीं करना चाहता, लेकिन उनसे पूछो कि बीजेपी में कब थे। आप बीजेपी का कोई कार्यकर्ता जो बीजेपी में पदाधिकारी है, दायित्ववान है, रहा है, कोई मांग करो तो बता दो। यह केवल बीजेपी के पदाधिकारी है ना, सुरेंद्र सिंह शेखावत जी मांग कर रहे हैं, वो खुद के अरे वो परिवर्तन की मांग नहीं कर सुरेंद्र जी कह रहे मुझे मिले, ये तो उनका हक है। हर एक को राजनीति में जो काम कर रहा है उसको अपने लिए आवेदन करना और मांगना है। लेकिन जिस प्रकार का ये जो वायुमंडल बना है, ऐसा वायुमंडल नहीं है। आज मेरे काम बोल रहे हैं, दुनिया बोल रही है। आज अभी हमने 2 सम्मेलन किए, 4 सम्मेलन कर चुका हूँ। एक सम्मेलन हमारे विभिन्न जितने भी मोर्चे हैं, 1,500 की संख्या का ऐतिहासिक यहाँ पे सम्मेलन हुआ। वरिष्ठ जनों का सम्मेलन हुआ, 600 650 वरिष्ठ जनों का सम्मान हुआ। अभी कल परसों ही महिला मोर्चे और एससी मोर्चे का सम्मेलन हुआ। इनसे पूछो जो भी मांग रहे हैं, मैं किसी का नहीं कहता, क्यों सब मेरे भाई हैं और हम सब लोग मिल करके काम करेंगे कमल के फूल के लिए। लेकिन इनसे पूछो इन्होंने कितने नाम जुड़वाए, इन्होंने कोविड के समय कितना किसने काम किया, सब जनता आंकेगी, संगठन भी आंकेगा, उस हिसाब से निर्णय करेगा, हम पालन करेंगे उसका। मतलब आज कोविड के दौरान पूरा समय जनता के बीच में रहा, और जितनी मदद हुई सबको मैंने की है। ये सामने आप लोगों ने टीवी पे दिखाया, आप लोगों ने उसको छापा है, तो जनता के बीच में हमेशा रहा हूँ। और दूसरे भी रहे होंगे, मैं किसी के इनकार नहीं करता कि क्षमता का, इसलिए आंकलन तो संगठन को करना है। इसके कारण से वो मेरे को लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं, वो खुद के लिए कर रहे हैं, उनका हक है, वो कर रहे हैं। एक कांग्रेस के बड़े लीडर आ गए हैं अजमेर में, उनका गहलोत साहब। आप दूसरी ओर आप कहें कांग्रेस का क्या हाल है, आपस में ही मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, क्या न क्या, ये तो सबके सामने है, FIR दर्ज हो रही है। और अभी तो दोनों में पता ही नहीं कि इनका कोई जिला अध्यक्ष भी अभी तक पिछले 3 साल से नहीं है। तो हमारे सामने आज के राजनीतिक दलों में मांग करना, बुलाना, इनमें भी 26 लोग, 30 लोग मांग कर रहे हैं, यह राजनीतिक क्षेत्र का अब एक स्वभाव बन गया है। लेकिन कांग्रेस में और हमारे में एक अंतर है। हमारे यहाँ जो परिवार का मुखिया मजबूत है, तो जो संगठन तय करता है, एक घोषित होने के बाद सब उसके लिए लग जाते हैं। लेकिन बाकी पार्टियों में ऐसा नहीं है, और इसलिए हम आज भी, हमारा संगठन अजमेर में मजबूत है। और मेरे आने के बाद लगातार 4 बार इस देवनानी से प्रेम नहीं होता लोगों का, या मैंने कुछ काम नहीं किया होता, तो आज पहली बार के बाद ही दूसरी बार नहीं जीतता है। 4 बार लगातार जनता ने आशीर्वाद दिया, कार्यकर्ताओं ने काम किया है। इसी प्रकार से 4 बार निगम के चुनाव हुए, 4 बार निगम में बीजेपी को बहुमत मिला, तो उसे कहीं तो रोल मेरे काम का होगा, लोगों से मिलने जुलने का होगा, कार्यकर्ताओं को जुटाने का होगा। हम सब ने मिलकर किया ना। तो यही तो कह रही है ना, बोर्ड आपका, विधायक आपके दोनों शहर में, हाँ तो है ना, जनता का
लेकिन सरकार वो कह रहा हूँ ना, जब डबल इंजन की सरकार, एक पहिया यदि कार हो, 3 पहिया आपके हो, चौथा पहिया यदि अलग दिशा में जा रहा हो तो गाड़ी आगे बढ़ेगी क्या? गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इन्हें चारों पहिए, इसलिए हम कह रहे हैं इस चुनाव में बीजेपी के प्रांत में सरकार बनाओ, हम चारों मिल करके एक दिशा में अजमेर में जो कुछ कमियां लग रही हैं उसको पूरा करेंगे। नीयत साफ़ है, नीयत साफ़ होते हुए जनता के बीच में लेते हुए आवाज़ बुलंदी पर है और हम सब इसको करेंगे और हम करके बताएं। ये मैं अजमेर का बता रहा हूँ, अजमेर ये जो करें सड़क, नाली, पानी, आज बिजली भी पहले की तुलना में बेटर मिल रही है कि नहीं मिल रही। अभी ट्रिपिंग वगैरह का जो कुछ हो रहा है, जगह पानी इफेक्टेड हो रहा है, बाकी पहले की तुलना में इम्प्रूव है। अंडरग्राउंड भी कई बार केबल, अब मैं डिटेल नहीं लाया, हमने अंडरग्राउंड केबल्स किया, कई जीएसएस बढ़ाए, इम्प्रूव, जनसंख्या बढ़ेगी, आवश्यकताएं बढ़ेंगी, हमको भी उस अनुसार कदम बढ़ाने पड़ेंगे। आज पानी की भी जो समस्या को एक आध जगह तो जो ये फाइसागर रोड पे 30-35 कॉलोनियाँ बनी है, उनको पहली बार मैंने सड़कें वहाँ पे बनी है। मैं कहता हूँ गाँव के मैं आज को कह रहा हूँ, आप स्वयं आप चले जाइए बोरास, चले जाइए इन कॉलोनियों में और आपके आज भी सड़कें आपको दिखेंगी। अजय सर करीकड़ी माकड़ वाली, लोहागल, लोहागल में सवेरे में उद्घाटन करके आया, आप देखिए सड़कें, सीसी सड़कें कितनी बनी हैं। तो सड़कें बन रही हैं, पुरानी कुछ क्वालिटी के कारण, कुछ मौसम के कारण, बरसात के कारण को टूटी हैं, वापस हम लोग कर रहे हैं और लगातार इसमें प्रयत्न है। तो फिर आप 5वीं बार आते हैं तो आपका नया क्या प्रारूप रहेगा अजमेर के लिए? देखो, मेरा जब संगठन मौका देता है, जनता आशीर्वाद देती है, तो निश्चित रूप से पहली प्रायोरिटी 3 होगी। पहली प्रायोरिटी होगी पानी की, पानी मेरी जनता को पूरा मिले, उसके लिए यहाँ पर उस 186 करोड़ की पूरी योजना स्वीकार करा के डीपीआर बना करके इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। दूसरा, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक करेंगे, नई पाइपलाइन बिछाने को तो नई पाइपलाइन भी हम वहाँ पे लोगों की, आज जनसंख्या बढ़ गई, पहले 3 इंच की थी, आज उसको 6 इंच की चाहिए, वह हम डलवाएंगे। कुछ जगह प्रेशर नहीं बन रहा तो पानी की नई टंकियाँ उसको बढ़ाएंगे और पहले करके दिखाया। 18 तक मैं कह रहा हूँ जनता संतुष्ट थी, पानी की समस्या नहीं थी, तो इस सरकार के आते ही कैसे गड़बड़ गई? विधायक तो वही है जो पहले था, आज है। तो इसके कारण से जो झगड़ियाँ उसको ठीक करेंगे। और दूसरा, अजमेर का ड्रेनेज सिस्टम यह इम्प्रूव हो, क्यों अजमेर की जो भौगोलिक स्थिति है वो कटोरी की तरह है, उस पानी के ड्रेनेज नहीं गया, पानी तो सड़क पे आएगा, उसको कैसे ड्रेनेज किया जाए। ये मैंने स्मार्ट सिटी का जो पैसा आया, मैंने उन 50 पॉइंट समथिंग की उनको कलेक्टर को दिया है, कोई ध्यान नहीं दिया। तो ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करेंगे और जो नई कॉलोनियाँ, बस्तियाँ, गांव हैं, इनके पट्टों की और आबादी के, इससे भी लोग परेशान हैं, इसको देंगे। कहते हैं घोषणा करते हैं पट्टे हम सबको देंगे, पूछो क्यों नहीं दे रहे हो भाई पट्टे? नहीं तो गहलोत साहब तो एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं और अभी तो उन्होंने एक हेडमास्टर स्ट्रोक और खेल लिया, जनगणना कराएंगे। मैं कहता हूँ कि वो केवल घोषणा वीर है, धरती पर, ज़मीन पर, जिससे मैं कहता हूँ कौन सी योजना इम्प्लीमेंट हुई मुझे बता। बिजली के बिल आपको बता दिया, उन्होंने कहा था बिजली के बिल नहीं बढ़ेंगे, 10 बार बिजली के बिल बढ़ा दिए। फिर उन्होंने कहा कि हम पानी सबको देंगे, पानी पूछे 5 साल के अंदर अजमेर के लिए उन्होंने या राजस्थान में ऐसा कौन सा तीर मार लिया। फिर उन्होंने कहा कि साहब हम जो है लोगों को चिकित्सा सुविधाएं देंगे। चिकित्सा सुविधाओं में मुझे मनोज जी बड़े आश्चर्य लगता है, पहले इन्होंने कहा 10 लाख तक का फ्री करेंगे, तो उसके बाद आराम से रात को कहते हैं 25 लाख का फ्री है। मैंने पूछा 25 लाख आपने किससे, 10 लाख में किसी को खर्च दिया है क्या? तो बताया किसी को नहीं दिया, एवरेज 13,000 14,000 आया। इसका वो भी आयुष्मान योजना में केंद्र का पैसा है 5 लाख तक का, उसमें से ये सब कर रहे हैं। तो न तो चिकित्सा दे पाए, सुविधा डॉक्टर्स का है। आज नौकरियों की बात करें, मेरे युवा बेरोजगार परेशान है। अच्छा, पेपर लीक तो इनकी सरकार में हुए, आज 18 पेपर लीक हुए हैं। आज देश भर की किसी सरकार में हो तो कोई बता दे। नहीं, पेपर लीक तो देखो वैसी बात करें तो अपन यूपी में भी हुए हैं। एक हुआ है कि नहीं, ये बातें करके आपने बहला रहे, एक हुआ या 2 हुए हैं, यहाँ पे 18 हुए हैं और उसके कारण से 70 लाख विद्यार्थी और उसे बड़े बड़े राजनेताओं को फंसा, मतलब इलाज नहीं कर रहे हैं। आज भी जारोले ने कहा था बिना राजनीतिक संरक्षण के पेपर आउट नहीं हो सकता, कौन सा, आज तक उससे पूछताछ ही नहीं हुई। बाबूलाल कटारा कहीं और जगह पकड़ा गया कि आरपीएससी का सदस्य कहता मैं तो 1.5 करोड़ रुपए दे करके आया हूँ, 25 लाख मुझे देने हैं। यानी इतना करप्शन में बढ़ गया। और फिर कहा बेरोजगारी बता दी, आपने वोट लिए ना, आज एम्प्लॉयमेंट एक्शन में चले गए 27 लाख उसमें रजिस्टर्ड है। पूछो आपने 2 लाख से ज़्यादा, 2.5 लाख से ज़्यादा किसी को दिया क्या? अब नहीं। फिर कहा हम नौकरियाँ देंगे। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उन्होंने 5 बजट में
3.25 लाख नौकरियों की घोषणा की, आज तक केवल 50,000 को दे पाए हो। यानी आप कर क्या रहे हो? युवाओं को छल रहे हो। किसानों का तो शहर से विषय नहीं है, इसलिए किसानों को तो कर्जे आपने नहीं माफ़ नहीं किए। सरकार ने कर्मचारियों को खुश किया, पेंशन स्कीम लागू कर दी उनकी। उसमें भी एक बात जोड़ूंगा कि ये तो सब रिटायर होंगे 30-34 में, तब तक जो शिक्षा विभाग की बात करूं, हर साल अप्रैल में डीपी से होता है। 3 साल से डीपी से नहीं हुई। 3rd ग्रेड के टीचर्स के ट्रांसफ़र होने थे, बिल्कुल नहीं हुए। 85,000 लोग जो है बेचारे 3rd ग्रेड के विरोध में खड़े। मंत्रालय कर्मचारियों की हड़तालें हो रही हैं। कर्मचारी कहाँ खुश हैं? ये केवल इस समय आप थोड़ा सा आचार संहिता लग जाने दो, मुखर होकर के सरकारी कर्मचारी भी बोलेगा। उसकी कई है, केवल लागू करने से नहीं, उनको लाभ कैसे मिला, कितना मिला। देश में एक पहला स्टेट राजस्थान है जिसमें 53 जिले बनाए। आप बताओ, ये कुछ जिले जो बन रहे हैं, आखिर आप देखो 4-5 एक तहसील को आप जिला बना रहे हो। यानी आप सांचौर क्या जिले के लायक है? केकड़ी को आपने बना दिया, आपने ब्यावर को बनाया, ब्यावर की बहुत दिनों से डिमांड थी, आपने इधर केकड़ी को बना दिया, उधर मालपुरा को बना दिया, इधर डीडवाना कुचामन को बना दिया, दूधू को बना दिया। यानी ये जो है ना, एक लाइन के अंदर 150 किलोमीटर के अंतर में आपके 5-6 जिले बन गए। यानी जिले का कोई क्राइटेरिया है क्या कि हम किसको जिला बनाएंगे, उसकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या होंगी, उसमें सारा कुछ चीज़ें जो करनी पड़ेंगी। केवल रातों रात परसों 3 जिले और, यानी ये तो जो मांगो दिए जाओ, मुझे तो इम्प्लीमेंट करने नहीं है। तो सामने वाला कैसे करे? तो कह रहे हैं ना भाई, आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता तो देखो ना, जैसे मैं आपको 2 उदाहरण और दूं, इसमें जोड़ दूं। इन्होंने कहा कि अभी रातों रात इन्होंने कई बोर्डों के गठन कर दिए। विधानसभा के अंदर हमने पूछा कि आपने अब तक पिछले 3 वर्षों में कितने बोर्ड बनाए? उसके बाद अभी 24-25 थी, तो और उस समय तक 19 बने थे। हमने कहा इनके लिए आपने बजट कितना अलॉट किया, इनका ऑफिस कहाँ है? जब आया 0। तो केवल आप कागज़ों पे बोर्ड बनाए जाओ और काम कुछ नहीं करो, पैसा उनको कुछ नहीं दो तो कुछ नहीं हुआ। फिर आज ज़मीन अलॉट, यानी आपके 4.5 साल तक आप सो रहे थे क्या? आप राष्ट्र में आप एक दिन में रातों रात आप भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ, वो भी ले जाओ। ये केवल इससे जनता ने अपना नैरेटिव बना रखा है कि इस प्रकार की सरकार जिसके अंदर युवा परेशान है, भ्रष्टाचार है और महिलाओं के रोज़ यहाँ पर अस्मिता लूटी जा रही है जिस राजस्थान में। और तो और जो सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करें, आप उनके साथ मिलकर के INDIA बना रखा है। ये जनता सब देख रहे। राजस्थान की जनता इतनी भोली नहीं है, बहुत समझदार है। और पिछली बार भी हम केवल एक 50 लाख वोटों से ही तो हम पीछे रहे थे, और आज इनके जो झगड़े हैं वो एक्सट्रीम तक है। और सचिन पायलट और ये आपस में बोले अभी ऊपर चुप हों, अब टिकटों की घोषणा होने। तो अजमेर में आप देख ही रहे हो सिर्फ फुटबॉल, ऐसे हर जिले में इनके है। तो किस मुँह से सरकार चलाएंगे? 52 दिन तो अंदर उसमें वाड़ेबंदी में रहे MLAs। ऐसा विश्व की तो जो भारत की कोई सरकार बता दो जो 52 दिन तक अंदर रही हो। इस प्रकार का एक दशा खड़ा किया। तो राजस्थान में चेहरा क्या होगा? राजस्थान में चेहरा कमल का फूल होगा। और निश्चित रूप से हर संगठन के अंदर एक परंपराएं हैं। विधायक जब इलेक्ट हो जाते हैं, विधायक अपनी बात करके हाईकमांड को भेजते हैं, और हाईकमांड जिसका तय करता है हर पार्टी के अंदर है, उस प्रकार से होगा चेहरा। हमारे बहुत योग्य लोग हैं, उससे किसी को भी हाईकमांड चाहेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। और देवनानी जी जीतते हैं तो? देवनानी जी के लिए तो कहा, देवनानी जी को जो संगठन तय करेगा वह आगे बढ़ेगा, वह जो काम करूँगा ईमानदारी के साथ करूँगा, पार्टी निष्ठा के साथ करूँगा। आज अजमेर में भी मैं नियमित रूप से 14-15 घंटे जनता के बीच में और पार्टी के काम के लिए जुड़ता हूँ, क्योंकि मेरा कोई पीछे परिवार नहीं। पार्टी आपकी एज के हिसाब से उच्च पद देती है? ये सब हाइपोथेटिकल है। मेरे लिए तो हर पद, हर दायित्व मेरे लिए शुभधार्य है। पार्टी जो देगी वो शुभधार्य है। और अभी तो निश्चित रूप से यहाँ के काम कर रहा हूँ। पार्टी थोड़े दिन में आपको ध्यान आ जाएगा कि क्या तय होगा वो करूँगा। विरोधियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं एक ही बात करता हूँ कि आप अपनी बात, यानी विरोधी में 2 प्रकार के हो गए। एक तो वो विरोधी नहीं है पार्टी के लोग, पार्टी के लोग प्रतिस्पर्धी हैं। कांग्रेस के लोग विरोधी हैं। प्रतिस्पर्धी लोग, उनको अपना टिकट मांगने का हक है, लेकिन वो सिस्टमेटिक ढंग से जो पार्टी की परंपरा है, जाके अपने पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी के संगठन मंत्री, पार्टी के प्रभारी को अपना आवेदन दे दें। वो अपने हिसाब से जिसका तय करें, हम सब लोग मिल करके उस पार्टी को जिताएं। ये ऐसा हम लोग करते भी आए और आगे भी मुझे विश्वास है ये सारे लोग करेंगे। और ऐसा नहीं कि कुछ लोग, उनको स्वयं की पार्टी के लोग तो मिल नहीं रहे, लेकिन कुछ कांग्रेसी समर्थक लोगों को पार्टी ऑफिस भेज करके और आप टिकट की बात कर रहे हो।
मैं समझता हूँ इतना तो कभी था नहीं। अब कौन कर रहा है ये तो सोचने का, पता करने का विषय है। लेकिन इस प्रकार के लोग जिनका बीजेपी के साथ दूर तक का संबंध नहीं है, वो जाके करेंगे परिवर्तन हो। यानी आप संगठन का कोई व्यक्ति कहे तो समझ जाए, संगठन का व्यक्ति कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा, संगठन का व्यक्ति कभी भी सड़क पे नहीं मांग करेगा। संगठन का व्यक्ति हमेशा सिस्टम के अंदर, संगठन के अंदर अपनी बात रखेगा और उसकी बात सुनी जाएगी, उसके अनुसार निर्णय होते हैं। ये जो भी बाहर जिस प्रकार दृश्य खड़ा करें, इसमें बीजेपी का कोई नहीं है। सब बीजेपी के एक मुखी होकर के जुटे हुए हैं। ये तरह तरह के दूसरे लोग जो इस प्रकार का दृश्य खड़ा करना चाह रहे हैं कि कांग्रेस वाले, मुझे लगता है कि इसके पीछे कांग्रेस वाले भी हों तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कई जगह मैंने देखा है कि इस वार्ड में कांग्रेस के कोई लोग आकर के इनके साथ मिल जाते हैं और बीजेपी में परिवर्तन करो, इस प्रकार की मांग उठा देते हैं। बीजेपी का कार्यकर्ता समझदार है, मैच्योर है, अनुशासित है। वह हमेशा अपनी बात कहता है। कांग्रेस 156 सीटों की बात कर रही है। मैं समझता हूँ कि मुंगेरी लाल जी के सपने गहलोत साहब देख रहे हैं। आपको ध्यान हो कि सन 13 के अंदर सारे होर्डिंग मैंने देखे थे, नंबर 1 मुख्यमंत्री, नंबर 1 मुख्यमंत्री, और तब दवाएं भी फ्री, जांचें भी फ्री। हर्ष से क्या हुआ, 21 सीटों तक सिमट गए। और अभी जो चल रहा है, अभी तो लाल डायरी इनके सामने है। मैं समझता हूँ कि ये लाल डायरी वाला गोड़ा जी इनके सरकार के मंत्री था, वो कह रहा, आज भी उसने कहा है मैं धीरे धीरे पन्ने बाहर लाऊंगा। उसमें पूरा इनके तो गोड़ा जी ने तो ये कहा था ना कि भाई मेरे से जो पन्ने थे वो छीन लिए, अब शेष पन्ने कहाँ है। अब ये तो गोड़ा जी बताएंगे इसका जवाब। लेकिन मैं ईमानदारी के साथ कहता हूँ, लाल डायरी है। इसके लिए खुद सीएम ने 22 अक्टूबर 22 को या 20 अक्टूबर 22 को स्टेटमेंट दिया है कि आज यदि गोड़ा वो डायरी नहीं लाता तो मैं मुख्यमंत्री नहीं रहता। इसका उस लाल डायरी में कुछ सीक्रेट्स हैं और लाल डायरी वहाँ से उठाई गई है, ये भी तथ्य है। और लाल डायरी उठा करके उस दिन वो विधानसभा में लाता है। यदि इतनी गहलोत साहब को हिम्मत थी तो उस लाल डायरी को सदन के पटल पर रखने देते और फिर दूध का दूध पानी का पानी होता। लेकिन उसको नहीं रखने दिया, मारपीट करके जो भी उसे छीन ली गई। तो ऐसा छीनी क्यों गई? चुनावों में मतलब लाल डायरी भी खास मुद्दा रहेगा। लाल डायरी खास होगा, जी भी जिक्र कर चुके हैं और उसका जिक्र तो शायद अजमेर में सबसे ज़्यादा होगा। को साथ जुड़े हुए व्यक्ति आज हमारे अजमेर सामने होंगे। आप हो सकता है, ये तो पार्टी को तय करना है जो भी सामने आएगा। लेकिन अजमेर की जनता भाजपा समर्थक है, वो राष्ट्रवाद को प्रति करती है, वह हिंदुत्व का समर्थन करती है। और हम सब लोग मिल करके और कमल के फूल को खिलाएंगे। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हम ऐसे ही खास कार्यक्रम एनकाउंटर के तहत किसी अगली शख्सियत से कराएंगे आपकी खास मुलाकात। नमस्कार, जय हिंद।